फ्रॉम प्रशांत लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। अब इसमें हमें ये जानना है कि यहाँ पर दिखा हुआ डैमेज, किसकी डैमेज? पब्लिक प्रॉपर्टी की। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या नहीं होती, डैमेज करने पे उस पर क्या सजा मिलती है, क्या नहीं मिलती, वो है बेसिकली ये तब लगता है जब आपका दंगे फसाद होते हैं और दंगे फसाद में कोई लोग आपकी प्रॉपर्टियां तोड़ देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टियां तोड़ देते हैं, आपकी नहीं, पब्लिक। पब्लिक कौन सी चीज पब्लिक है? जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑन करती है, उनकी बात करिए। तो इसे डिटेल में पढ़ते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए पहले तो ये बताया कि इनेक्टेड डेट क्या है, यानी कि इसकी आपकी इनेक्टेड डेट क्या है। देखिए इनेक्टेड और इन्फोर्स डेट में क्या फ़र्क होता है। इनेक्टेड डेट का मतलब होता है कि जब उसे राष्ट्रपति की उस मंजूरी मिली है, और इन्फोर्स मतलब लागू कब से हुआ। तो इनेक्टमेंट इसकी डेट है 16 मार्च 1984 और इन्फोर्समेंट डेट है 28 जनवरी 1984। बट इन इनेक्टेड ये आपका 1984 में थर्ड वो एक्ट था जब बना था। अब इसकी बात करें तो ये कब हुआ, कब से ये बात मानी गई? इट एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, ये पूरी इंडिया में लगता है। ये आपका पूरी इंडिया में लगता है और 28 जनवरी इसकी इन्फोर्स डेट है। अब इसे जानने से पहले आपका मिसचीफ के बारे में जानना पड़ेगा। मिसचीफ क्या है? मिसचीफ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज अगर आपकी डैमेज होती है पब्लिक या कॉज डिस्ट्रक्शन, कोई भी चीज आपकी डैमेज, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन एंड उसको तोड़ देना, आपका डिमिनिश कर देना, उसकी मतलब उसकी वैल्यू घटा देना। जैसे मान लीजिए ये कार है, कार की विंडशील्ड है, विंडशील्ड पे मैं पत्थर देके मार दूं, अब उसकी जो कार को मैंने क्या करा, मिसचीव करा, यानी कि डिस्ट्रॉय करा, तो वो चीज आपके मिसचीव में आती है। ठीक है, जैसे ये देखिए ट्रेन है, इस ट्रेन में आग लगा दी, अब क्या हुआ, इसकी इसकी वजह से, आग लगाने की वजह से डैमेज कर दिया, इसकी यूटिलिटी खत्म हो गई, इसकी जो बिकने की खत्म थी, इसकी मतलब इसकी वैल्यू खत्म हो गई है, तो ये चीज हो गई। अब जैसे ये क्या है, ये आदमी क्या कर रहा है, इस जो मूर्ति है इसे नीचे गिरा रहा है। ठीक है, मान लो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो ये एक्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस मूर्ति को नीचे गिरा रहा है, ये इसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, अब इसकी वजह से ये चूरा चूर हो जाएगी, तो इसकी वजह से इसकी कीमत गिर गई, तो ये चीज आपका मिसचीफ में आती है। तो मिसचीफ का मतलब अगर हम एक लाइन में जाने तो मिसचीफ का मतलब कोई भी चीज आपकी इंटेंशनली तोड़ना या उसे चेंज कर देना, ऑल्टर कर देना, क्यों, किस इरादे से उसकी वैल्यू गिर जाए, उसी को हम मिसचीफ कहते हैं। मान लीजिए मैंने आपका मोबाइल तोड़ दिया, वो भी मिसचीफ में आता है। ठीक है, किसी भी चीज को तोड़ना या चेंज कर देना उस चीज में आता है। जैसे मान लीजिए आपके घर की दीवारें हैं, उसकी दीवारों पे मैं कुछ लिख देता हूँ, तो ये क्या चीज भी ये क्या चीज भी मिसचीफ में आई? आंसर इज यस, ये चीज भी आपकी मिसचीफ में आई। ठीक है, मान लीजिए मैंने कि दीवारों पे कुछ लिख दिया, नाम वाम लिख दिया, ऐसा कुछ करते, वो भी चीज मिसचीफ में आती है। अब डेफिनेशन क्लॉज में बात कर लें तो मिसचीफ की बात करी गई है, आपको मैंने पढ़ा दिया, 425 में बात की है। 425 में डेफिनेशन क्लॉज है, बाद में इसके ऊपर 426 427 में पनिशमेंट से बात करी गई है। पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करें, पब्लिक प्रॉपर्टी आपका बी में दे रखा है, क्या क्या है कि एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए कोई मूवेबल क्या है, जैसे मान लीजिए पेड़ है, ये पेड़ आपका जब तक धरती से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो ये इमूवेबल है। जिस दिन ये अनफास्टन हो गया, मतलब वहां से उखड़ गया, तो ये मूवेबल हो गया। वैसे ही जैसे कोई ट्रेन है, जैसे अब ये ट्रेन है, ये क्या है, मूवेबल है इमूवेबल है? मान लीजिए स्टेशन से लॉक्ड है, तो ये इमूवेबल है। और अगर मान लीजिए ये चल रही है या फिर ऐसी खड़ी हुई है कि इसे तोड़ सकते, तो ये मूवेबल है। ठीक है, जैसे ये जब तक इसके साथ जुड़ी हुई थी, इससे चीज से जुड़ी हुई थी, तो ये इमूवेबल है। जब ये उखड़ गई तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई। ठीक, अब वो मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, आपका कौन ऑन करेगा? आपका जिस पे कंट्रोल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। ठीक है, जैसे रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गई, स्टेट गवर्नमेंट का हो, कोई ऑफिस है ऐसा या कुछ है, वहाँ पे जो प्रॉपर्टियां रखी गई वो स्टेट गवर्नमेंट की। बसेस जो होती है ज़्यादातर स्टेट्स की, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। लोकल अथॉरिटी की हो गई, लोकल अथॉरिटी में आपका काउंसलर आ गए, या पंचायत की प्रॉपर्टी आ गई, आरबीआई की कोई प्रॉपर्टी हो गई, ऐसी चीज, कोई बैंक हो गया, वहां पर सामान रखा हुआ है। एनी कॉर्पोरेशन जो आपका सेंट्रल प्रोविजन एक्ट के या स्टेट के अंडर आता हो। कंपनी ऐसी जो आपका 617 जो गवर्नमेंट कंपनी की बात करता है, वो कोई भी कंपनी आपका अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी, सरकारी अथॉरिटी से ऑन करती है, वो चीज उसमें आएगी। एनी इंस्टीट्यूशन की बात करी जाए, कोई आपका यूपीएससी हो गया, यूपीएससी एक इंस्टीट्यूशन है, वो आपका कोई प्रॉपर्टी है उनकी, उनके ऑफिस में रखा हुआ सारा सामान उनकी प्रॉपर्टी है, मैं अंदर घुसा उनकी प्रॉपर्टियां तोड़ने लग गया, तो मेरे पे केस बन जाएगा। ठीक है, आपका कोई भी चीज हो, वो चीज आती है, जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रखा कि हाँ ये हमारे अंडर आता है। जैसे यूपीएससी है, वो किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो उन्होंने नोटिफिकेशन में बता रखा है कि हमारे अंदर है। तो कोई भी चीज यहाँ लिखा हुआ प्रोवाइडेड एट, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट शेल नॉट स्पेसिफाई एनी इंस्टीट्यूशन। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी इंस्टीट्यूशन को आपका ऑफिस स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि हमारे अंडर आता है, या स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो वो चीज नहीं आएगी। ठीक है,
unless such institution is financial wholly or substantially funds provided directly indirectly by सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, वो फंडेड होना चाहिए किससे, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट से, तभी वो आपका पब्लिक प्रॉपर्टी कंसिडर करी जाएगी। अगर वो ऑन नहीं होता और उसे फंडेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फंडेड नहीं करेगी, तो वो चीज उसमें नहीं आएगी। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 में और सेक्शन 4 ये दो ही क्लॉज है जिसमें पनिशमेंट की बात करी गई है। सेक्शन 3 क्या कहता है, कोई भी चीज मिसचीफ होती है प्लस वो मिसचीफ किसकी हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को, ठीक है, तभी आपका ये सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूट होगा। यानी कि मिसचीफ का मतलब हमने क्या पढ़ा था, कोई भी चीज आपकी तोड़ते हैं, डैमेज करते हैं, ठीक है, और कौन सी चीज आपकी वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, तो ही ये केस आप पे रजिस्टर्ड होगा। अब इसमें भी दो क्लॉज है कि अगर फर्स्ट क्लॉज में किसी ने ऑफेंस करा है तो क्या होगा और दूसरे में होगा तो क्या होगा। तो पहले क्लॉज में जानते हैं, वो अगर कमिट मिसचीफ यानी कि कोई चीज तोड़ता है या चेंज करता है या ऑल्टर करता है, डूइंग एनी एक्ट विद पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को, ठीक है, इधर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन करती हो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑन करती हो, अदर देन पब्लिक प्रॉपर्टी नेचर रेफर्ड इन सबसेक्शन 2। ये कह रहा है सबसेक्शन 2 को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर पनिशमेंट थोड़ी आपकी ज्यादा हो जाती है। शैल बी पनिश्ड मे बी एक्सटेंड 5 years एंड फाइन, उस पर फाइन भी लगेगा ही लगेगा, मतलब 5 साल तक की सजा एंड फाइन है। अब देखिए 2 में क्या है, ये यहाँ पे जितनी भी चीजों की बात करी गई है ये आपका बहुत एसेंशियल चीज है, तो इस पर सजा भी ज्यादा है। अब इसमें सजा कैसे ज्यादा है, पहले देखते हैं कौन कौन सी चीज। कोई ऐसी बिल्डिंग है, इंस्टॉलेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कनेक्शन ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट वाटर लाइट एंड, जैसे मान लीजिए आपका सरकार की इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, वो चीज हो गई, पावर प्लांट हो गए। ऑयल इंस्टॉलेशन, पेट्रोल पंप हो गए। स्वेज वर्क्स मतलब नीचे नालियां हो गई। माइंस हो गई जहां पर आपका कोयला वोयला निकलता है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस आ गई। टेलीकम्युनिकेशन में जहां आपके इनके टेलीकम्युनिकेशन में आपका जैसे मान लीजिए बड़े बड़े वो टावर लगे होते हैं। एनी बिल्डिंग इंस्टॉलेशन अदर देन प्रॉपर्टी कनेक्शन देयर इट। अब देखिए ये सारी चीजें आप पढ़े, ये सारी एसेंशियल्स हैं, तो इसमें सजा भी ज्यादा है। इसमें अगर कोई आती है, कोई इन चीजों के कोई तोड़ता, बस बस तोड़ता है, ट्रेन वेन चला देता है, इसमें क्या है कि जज साहब को 6 महीने तक की सजा तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 महीने का कुछ नहीं है, यहाँ पर बोला 5 साल। अब 5 साल में एंड फाइन, देखिए फाइन तो लगाएंगे लगाएंगे, 5 साल में बोल दिया है कि 5 साल में वो जज साहब के ऊपर है, वो 1 दिन की भी सजा दे सकते हैं, 2 दिन की भी, 3 साल की भी, 4 साल की भी, दिनों के हिसाब से भी दे सकते हैं, महीनों के हिसाब से भी दे सकते हैं, सालों के हिसाब से भी दे सकते हैं। पर यहाँ पर क्या है, ये रिग्रेस कर दिया है। पहली बात तो इसमें ये रिग्रेस कर दिया है। रिग्रेस इम्प्रिजमेंट का मतलब यानी कि पत्थर, जेल में पत्थर तोड़ने का काम दिया जाएगा, कोई कठोर कारावास होगी, ऐसे पत्थर तोड़ दिए के लिए काम दे दिया, ये दे दिया। 6 में वो बोल दिया कि 6 मंथ्स तक की सजा है, यानी कि कम से कम 6 महीने तो देने ही पड़ेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीने हो या ना हो, यहाँ पर मिनिमम 6 महीने कर दिया, और मैक्सिमम कितना कर दिया, मैक्सिमम कितना कर दिया, यहाँ पर 5 साल कर दिया, यानी कि 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बीच में दे सकते हैं। एंड फाइन तो इसमें भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या, प्रोवाइड डेट अ कोर्ट में रीजन। अब मान लीजिए जैसा आपको लगता है कि नहीं यार छोटा बच्चा है या ऐसे है, इनको कम सजा मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर जज साहब को अगर 6 महीने से कम की सजा सुनानी भी है, चाहे इसमें या इसमें, तो रीजन रिकॉर्ड में लिख कर देना पड़ेगा अपने ऑर्डर शीट में, जजमेंट में, कि मैं इसे 6 महीने की सजा इससे कम सुना रहा हूँ क्योंकि इसका पहली बार अपराध है, ये है वो है, जो भी रीजन देंगे जज साहब किसकी एक 6 महीने से कम की होनी चाहिए, तो वहां पर वो रीजन रिकॉर्ड करेंगे। अब बात करें सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 बात करता है आपका मिसचीफ, यानी कि चीजें तोड़ती फोड़ दी, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ दिया बाय फायर एंड एक्सप्लोसिव। जैसे ये देखिए, ये पब्लिक मॉब आई, मतलब दंगे फसाद है, इन्होंने आग से लगा दिया, आग से आग लगा दी पब्लिक प्रॉपर्टी में, तब इन पे कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 4 लगेगा। अब ये कह रहा है हूएवर कमिट एनी ऑफेंस, सबसेक्शन 3, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 एंड 2 में जो भी दे रखा है, अगर उन्होंने आग लगा के या एक्सप्लोसिव यानी कि बारूद से चीज उड़ाई है, तो यहाँ पर पनिशमेंट क्या हो जाएगी, रिग्रेस हो जाएगी, यहाँ स्पेलिंग गलत है, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट हो जाएगी, प्लस आपका शायद नॉट लेस देन भी 1 ईयर। अब यहाँ पर क्या है, 1 ईयर से कम तो होगी नहीं, मिनिमम कर दिया कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने, कि मिनिमम 1 महीने की सजा तो मिलेगी। एंड मैक्सिमम एक्सटेंड कितना कर दिया, मैक्सिमम कितनी कर दिया, 10 ईयर्स की कर दिया, एंड फाइन भी लगा दिया। तो यहाँ पर ये चीज अंतर है। पर यहाँ पर भी ये लिख दिया, अगर मान लो जैसा आपको लगता है कि एक साल से कम की सजा सुनानी है, तो रीजन रिकॉर्ड में लिख के देना पड़ेगा। अब बात करें सेक्शन 5 की। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है रिगार्डिंग बेल। मान लीजिए किसी पे ऑफेंस लगा सेक्शन 3 का या सेक्शन 4 का, अब उसकी बेल कैसे होगी, तो यहाँ पर कह दिया कि उसकी बेल तब तक नहीं होगी, चाहे वो अक्यूज है चाहे उसे कन्विक्टेड होल्ड कर दिया है, उसकी बेल तब तक नहीं होगी जब तक सामने प्रोसिक्यूशन को, प्रोसिक्यूशन मतलब यानी कि सरकार की, स्टेट की तरफ से जो वकील साहब होते हैं वो, और ये अक्यूज है,
जब तक इनको नहीं सुना जाएगा, ये ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा तो ही इनको सुना जाएगा। बेल में ज़रूरी नहीं होता कि प्रोसिक्यूशन को सुना जाए, बट तब भी आपका नेचुरल जस्टिस कहता है कि आप बेल को अपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब प्रोसिक्यूशन को अपॉर्च्युनिटी दी जाएगी कि वो इसकी बेल को अपोज़ करें। अगर जज साहब को लगा कि हाँ, इसके पॉइंट वैलिड है, प्रोसिक्यूशन के पॉइंट वैलिड है, तो ही आपका अक्यूज़्ड की बेल रुकेगी, अदरवाइज़ अक्यूज़्ड को बेल मिल जाएगी। सेक्शन 6 बात करता है कि ये डेरोगेटिव नेचर का नहीं है। मान लीजिए अगर कोई आपके आईपीसी के सेक्शंस भी लग सकते हैं, साथ में 3 एंड 4 ये भी सेक्शन लग सकते हैं। सेक्शन 7 बात करता है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस। देखिए ये एक ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया था। ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क होता है कि ऑर्डिनेंस आपका 6 महीने तक वैलिड रहता है, ठीक है? और ये आपका सरकार अपने बेस पे बना सकती है, पर इसे कानून को पास करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ट्रिपल तलाक था, ट्रिपल तलाक जो था वो आपका ऑर्डिनेंस से बना था। ऑर्डिनेंस बनने के बाद वो सीधा कानून बना था। तो ऑर्डिनेंस मतलब टेम्परेरी कानून कह सकते हैं, जो आपका यूनियन गवर्नमेंट अपने बेस पे बना सकती है। तो ये समझिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। ये बहुत छोटा एक्ट था, इसमें 10 ही टोटल सेक्शंस थे। बेसिकली ये सेक्शन तभी लगता है जब आपका मॉब जो होती है, यानी कि दंगा फसाद होते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, तभी ये सेक्शन लगता है। और इसमें फाइन का भी बहुत अच्छा दे रखा होता है कि मतलब सरकार उसमें अच्छा खासा फाइन लगा देती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।